चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। भारत माता के अमर बलिदानी सपूत राणा प्रताप की इस जयंती पर उनको सत सत नमन करते हुए आज भारत के इतिहास में उनकी समीक्षा की जाएगी, उनके योगदान की बात की जाएगी, उन तथ्यों पर भी चर्चा की जाएगी जिसके तहत मुगलों को महान बनाया जाता है और राणा प्रताप को मात्र और मात्र एक स्थानीय योद्धा के रूप में, एक स्थानीय लड़ाके के रूप में साबित कर इतिहास में उन्हें कमतर दर्जा प्रदान किया जाता है और उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होता है, उनकी अच्छी समीक्षा नहीं होती है, सटीक समीक्षा नहीं होती है। वस्तुतः मित्रों, जब राजपूतों के वीरगाथाओं की बात होती है, जब उनके युद्ध कलाओं, उनके युद्ध प्रेम और उनकी नैतिकता की बात होती है, तो कुछ इतिहासकार बहुत ही चुपके से, बहुत ही धूर्ततापूर्वक इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर देते हैं जैसे मानो भारत की सभी प्राचीन जातियां, प्राचीन संस्थाएं अथवा प्राचीन परंपराएं सब कुछ खराब थी। आज इतिहास में इस बात की समीक्षा सही नहीं होती कि आखिर राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे। इस भारत में, इस भारत के लोगों के पराजय के क्या कारण थे, क्यों चले आए बाहर से जो विदेशी थे, मुगल आक्रांता थे, अंग्रेज थे या उससे पहले भी जितने लोग आए, आखिर क्यों आकर के यहाँ पे कभी कभी जो युद्ध को जीतते गए और यहाँ गुलाम बनाए। ये भारत के वीर योद्धाओं के साथ सही न्याय नहीं हो पाता है और यही विडंबना है। तब जब आपको पढ़ाया जाता है, आपकी आत्मा को बेचने का प्रयास किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि आपकी आत्मा, आपकी नैतिकता सब कुछ रुग्ण थी, आपकी परंपरा खराब थी, आप अनैतिक लोग थे इसलिए विदेशी आए। जबकि हकीकत यह है कि हम नैतिक थे, हम सभ्य थे, असभ्य आए और असभ्यों ने अपनी अनैतिकता के बदौलत, अपनी धूर्तई के बदौलत इस पूरी परंपरा को, हमारी संस्कृति को नष्ट किया और हमें कथित तौर पर सामने सामने हराया। जबकि हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही है, हम इसे युद्ध करना नहीं मानते हैं। आइए आज राणा प्रताप की जयंती पर हम इन्हीं सब बातों पर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जो है राणा प्रताप के व्यक्तित्व को कमतर कर दिया गया और कैसे कमतर कर दिया गया और अकबर जैसे विशुद्ध रूप से लुटेरे, विशुद्ध रूप से शोषणकारी, दमनकारी शासकों को इस देश में महान बताया जाने लगा। यह कोई भी तथ्य स्वीकार, कोई भी यह चीज को, सब लोग यह बात को मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वाम पंथ हो अथवा दक्षिण पंथ हो, कि जो बाहर से जो आक्रमणकारी आए वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और अन्य और लूटने के एवज में आए। जब वो आते हैं आपके देश में, भारत में, जब वो आप पे हमला करते हैं तो उनकी एक अलग नैतिकता है, उनका एक अलग लक्ष्य होता है और जो भारत के योद्धा हैं उनकी अलग नैतिकता है, उनका एक अलग लक्ष्य होता है। जब आज हम इतिहास की समीक्षा करते हैं तो यह कहते हैं कि अरे भारतीय राजा तो आपस में लड़ भिड़ रहे थे, उसका फायदा वो उठा ले जा रहे थे। किंतु इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता है। भारतीय राजपूती शान, भारत में जो क्षत्रियों का जो छात्र धर्म था, जिसका कर्तव्य यह था कि भारत में अबलाओं की, भारत में वृद्ध पुरुषों की, बालकों की, कमजोर तबकों की रक्षा किया जाए। जो क्षत्रिय अथवा राजपूत अथवा जो वर्ग
सेना में योद्धा के लिए काम करता था, उसकी कुछ नैतिकता होती थी और इसके एवज में उसके पास बल होता था, ऐश्वर्य होता था, शक्ति होती थी और उसे अपने बाहुबल पे, भुजाओं के बल पे, अपने तलवारों के बल पे ही शक्ति होती थी। वो युद्ध करता था, धर्म के लिए युद्ध करता था, अधर्म के लिए नहीं, कहीं लूटपाट के लिए नहीं, महिलाओं और बच्चों पर जुल्म के लिए नहीं। इनकी नैतिकता थी राज्य धर्म से लेकर के, और बात बात पे इनके शान टकराते थे, बात बात पे इनकी नैतिकता वो होती थी और युद्ध होता था आमने सामने। युद्ध के भी नियम थे, छुप के वार नहीं करना है, क्षत्रिय कभी छुप के वार नहीं करता, राजपूत कभी छुप के वार नहीं करता। जब क्षत्रिय और राजपूत शब्द की बात होती है तो इससे किसी ये न कि समझा जाए कि यह जातिवाद फैलाया जा रहा है या किसी एक जाति का महिमा मंडन किया जा रहा है, बल्कि यह भारत के उस परंपरा की बात होती है जो कि छात्र धर्म के लिए, जो योद्धा धर्म जिनका था, जो लड़ाई के लिए लड़ते थे, उनकी बात हो रही है। और जो भी योद्धा बने, कई जातियों, कई बार हम यह साबित कर चुके हैं कि दलित भी योद्धा थे। महाभारत काल में हम आजकल देख रहे हैं कि कभी कोई अलग नहीं था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब लोगों को समान अधिकार थे और सबको बराबर दर्जा दिया जाता था। आज महाभारत में हमने देखा, और अपने कर्मों के आधार पर लोग अलग होते थे। किंतु जब ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, आगे आई, जो है कालांतर में जब मध्य युग की बात आती है, पृथ्वीराज चौहान या अन्य राजपूत राजा थे, यहां के आधुनिक इतिहासकार जब समीक्षा करने लगते हैं कि क्यों पराजित हुए मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, जब ये सब लड़ाइयां हुई, या गुजरात के कई राजा, भीम द्वितीय की बात होती है जिसमें कई बार नाको चने चबवाया था। यकीन मानिए हमारे योद्धा हमेशा से शक्तिशाली रहे, आज भी शक्तिशाली हैं, आज भी हमारी सेना का कोई सानी नहीं है। उस समय भी यही बात थी, किंतु उनकी एक नैतिकता होती थी। उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आज भी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं कि जिन लोगों की रक्षा करने के लिए सेना गई है, उन्हीं का भीड़, 2-4 लोग उनके ऊपर भूसे बरसा रहे हैं, लात बरसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह वीर जवान अपनी एक नैतिकता में बंधा है, अपनी एक नियम में बंधा है। यही होता था जब यहाँ के 2 राजपूत लड़ते थे अपनी नैतिकता के लिए, 2 राजपूत राज्य लड़ते थे नैतिकता के लिए, तो भाई यहाँ प्रश्न ये था कि हम ज्यादा नैतिक हैं, हम ज्यादा शान वाले हैं, हम ज्यादा गर्व वाले हैं, और इस बात के लिए लड़ाई होती थी। तो ठीक है, सामने सामने लड़ाई, एक ही बार में अपनी, तुम माँ का जितना दूध पिए हो, आओ और सामने सामने लड़ जाओ। यहां तक अभी मध्य युग में निरंकुशता नहीं था कि किसी भी अबला को पकड़ के, कि किसी भी गरीब आदमी को पकड़ करके अथवा किसी निहत्थे पर वार कर दिया जाए, क्योंकि राजपूत कभी छुप के वार नहीं करते, सामने से वार करते हैं। और यही काम होता था। जब ये मध्य युग के तुर्क से, मध्य पूर्व से जब आक्रमणकारी आए, तो उनकी नैतिकता थी छल, प्रपंच। उनको नैतिकता के बदौलत अपनी नैतिकता दिखानी नहीं थी, अपनी वीरता नहीं का प्रदर्शन नहीं करना था, बल्कि उन्हें लूटना था, किसी भी प्रकार से यहाँ के राज्यों को, यहाँ का धन लूटना था, यहाँ के महिलाओं को लूटना था, यहाँ जुल्म ढाना था। राजपूती शान एक बार में पूरी अपनी शक्ति लगा देती थी, और नैतिकता भी यही थी भाई कि सामने आओ, जितनी शक्ति तुम्हारे पास और कितनी शक्ति मेरे पास है, आओ देख लिया जाए किसने माँ का कितना दूध पिया है, किसने अपनी मातृभूमि का कितना सम्मान किया है, कितना खाया पिया है, आओ लड़के देख लिया जाए, और एक बार में पूरी शक्ति सरेंडर। किंतु ये मध्य पूर्व के आने वाले आक्रमणकारी रणनीति से आते थे, उन्हें वीरता तो दिखानी नहीं थी, अपने कुछ सैनिकों को कहीं छुपा दिया, रणनीति से वार करते थे, और वार करने के बाद जब राजपूत लड़ते लड़ते थक जाते थे, तब उनकी नई और ताजगी वाली सेना आती थी और आकर के उनके ऊपर वार कर देती थी,
और इस प्रकार से वो अनैतिक युद्ध में हार जाते थे। और इतिहास में समीक्षा क्या हुई, कह रहे ये तो आपस में लड़ते थे, ठीक है कुछ मुखबिरियां हुआ करती थी, उन्हें जयचंद और गद्दार क्या क्या कह के इतिहास में पुकारा गया। भारतीय परंपरा ने उन्हें गाली दी, हमेशा गाली दी, किंतु मात्र उतने से भारतीय वीर हारने वाले नहीं थे। मां भारती के जो सपूत राणा प्रताप ही क्यों महान है, इसके कारण है। एक व्यक्ति अगर चाहता तो अपने, क्योंकि अकबर की तो यही नीति थी कि हम पूरे भारत को कब्जा कर लें, थोड़ा सा उसको दे दे, मनसब प्रदान कर देते थे मुगल, थोड़ा उनको शक्ति दे देते थे, बाकी उनको अधीन कर लेते थे। लेकिन राणा ने स्वीकार नहीं किया उसकी अधीनता। उन मुगलों के जो तमाम जो नैतिकताएं, तमाम जो परंपराएं आप इतिहास में पढ़ते हैं, उसको महान बताने की कोशिश की जाती है। राणा ने उसको स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ की मिट्टी का वह वीर योद्धा, वही असली इस मिट्टी और परंपरा और भारत मां का सच्चा सपूत है और सच्चा वारिस है। इतिहास में उसके साथ न्याय होना चाहिए। अंग्रेजों से लड़ाई के समय इसी राणा से प्रेरणा ली जाती थी, अकबर से कोई प्रेरणा नहीं लेता था। तो मजबूरी थी, मुगल बादशाह को, बहादुर शाह जफर को उस समय घोषित कर दिया गया जो है राजा जो है 1857 की क्रांति में, किंतु इन लोगों से कोई प्रेरणा नहीं लेता था। शिवाजी से प्रेरणा ली जाती थी महाराष्ट्र में, राजस्थान में राणा प्रताप से, और राजस्थान और महाराष्ट्र में ही क्यों पूरे भारत में इन्हीं महान पुरुषों की नैतिक बल पे हमने अंग्रेजों से लड़ाइयां जीती। मिट्टी का जंगल में घूम घूम करके खाया, लेकिन अपनी रोटी को खाया, घास की रोटी खाई राणा ने, लेकिन स्वतंत्रता को जाने नहीं दिया, अपनी नैतिकता को खोने नहीं दिया। वो भी चाहते तो अपने राज्य को स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना इतिहास में स्थान बनाया। और मुगल कैसे वारिस हो सकते हैं इस इतिहास के? आम जनता का इतिहास उसमें है ही नहीं। पूरा का पूरा 12वीं शताब्दी से लेकर के मध्य युग के पूरे इतिहास तक, अंग्रेजों तक, उस आम जनता के इतिहास को भुला दिया गया। उसमें तुलसीदास, कबीर, नानक आदि के योगदान को हटा दिया गया, उनकी बातों को नहीं रखा गया। और समीक्षा की गई इन्हीं मध्य युग के आक्रांताओं की, जो विदेशी थे, इस भारत भूमि को लूटे, जबकि हमारे यहाँ जातियां, हमारे यहाँ जो समाज थे, ये जो जाति का जो भेदभाव आज जितने स्तर पे दिखाया जाता है, वो वस्तुतः हम मुगलों और अंग्रेजों के शिकार हैं। इतिहास लेखन में गलती हुई, राजपूतों को गद्दार बताया गया, ब्राह्मणों को खराब बताया गया, कभी यादवों के साथ कुछ गलत कर दिया गया कि ये लंठ हैं, जाट खराब हैं, बनिया जो है लूटने वाले होते हैं। हिंदुओं को जाति जाति में बांट करके सबको अलग अलग तरीके से गालियां दी गई, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाया गया। और इस भारत भूमि की तासीर को देखिए मित्रों, कि इतनी ज्यादा जो है षड्यंत्र के बाद भी भारत में जातियों के दंगे नहीं होते। आमतौर पर भारत के इतिहास में जातियों के मध्य इतनी वैमनस्यता नहीं पाई जाती, उतनी मार काट नहीं होती, जो कि अमेरिका जो स्वतंत्रता, समानता, वर्ण भेद के खिलाफ सबसे मुखर आवाज के रूप में आता है, वहां पे काले और गोरों के रूप के बीच में इतिहास में आप देखेंगे तो असंख्य नरसंहार हैं। इतने सारे षड्यंत्र के बाद भी हम अपनी मूल तासीर में रहे, हम बटे नहीं, इस देश को बांटा नहीं गया, इस देश को जातियों में, टुकड़ों में नहीं बांटा गया। और आज भी इस देश के साथ यही विडंबना हो रही है, यही बात की जा रही है, जाति जाति के नाम पे बांट के इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वही गलत दिखा करके। राजपूत गद्दार थे, ब्राह्मणों ने गलत किया, यहाँ पे ये शोषणकारी इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि शोषणकारी व्यवस्था आई कहाँ से, हम कैसे इस मानसिकता के आए,
बल्कि मूल रूप से यह कहे कि हम अंग्रेजों की पढ़ाई, इतिहास लेखन, इतिहास वेद पढ़ना, जो कि ठीक है, हमारे चीज़ों में कई चीज़ें गलती थी, कई खामियां आई, और वो क्यों खामियां आई उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। आप गांव में, आप मुगल पीरियड को, आप अंग्रेजों के पीरियड को छोड़ दीजिए, जब हम अपने बचपन की बात देखते हैं तो वह अंग्रेजों के इतिहास के अंतिम समय की झलक होती है। भले अंग्रेज चले गए थे, 70 के दशक में जन्म लेने वाला व्यक्ति, 60 के दशक में जन्म लेने वाला, 80 के दशक में जन्म लेने, आगे तक भी जन्म लेने वाला व्यक्ति जो अपने विरासत, जो अपनी परंपरा अपने गांव में देखता है, वो देखता है अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट इतिहास को, उनके द्वारा छोड़ी गई पढ़ाई को। किंतु जब हम गहराई में जाते हैं, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुगल पीरियड में भी अध्ययन करते हैं या प्राचीन समय में अध्ययन करते हैं, तो सब तो समान थे। क्या जमींदारी तो अंग्रेजों ने आके दी ना, कि कुछ लोगों के पास जमीनें हो गई और वो शोषण करने लगे। उससे पहले कि आप जमीन के इतिहास को पढ़ो, जमीन वही था, उसी जमीन पे सब यजमान रहते थे। अब जब यजमान की बात आती है तो आप फिर अपने बचपन की बात याद करने लगेंगे कि इस तरीके से बड़ा शोषण होता था, अनाज कम दिया जाता था, नाई को, धोबी को, फलाने फलाने को। किंतु वह इतिहास अंग्रेजों के बाद की बात है, जब जमींदारों ने जमींदारी प्रथा विकसित कर दी थी और शोषण शुरू हो गया था। यह मानना पड़ेगा, इस देश में जितना विघटन अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उतना विघटन किसी ने नहीं किया। तो राणा के वंशजों की जब बात होती है, जब राणा अपने, आज राणा के बहाने हम अपनी इतिहास परंपरा पर बात करने जा रहे हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत होगी कि जो जातियां, जो समूह आपस में एक दूसरे से घुल मिल करके मित्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहते थे, और जो छुआछूत की भी जो सबसे बड़ी जो आई, वो भी मुगल पीरियड और अंग्रेजों के समय में आई। वैदिक पीरियड या पुराने समय में, प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग समय में बातें होंगी। भारत को जोड़ने की बात बस की जाएगी। आज के डेट में भी जाति जाति में तोड़ने की बात हो रही है। कुछ लोग आते हैं और तुरंत जो है ये कहने लगते हैं कि ये फलाना, ये अलग है, ये अलग है। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग इस भारतीय परंपरा के ही वारिस हैं। आप याद करिए, शक, कुषाण जो आए, कनिष्क जो कुषाण शासक था, आया, उसने भारतीय परंपरा को स्वीकार किया, भारतीय चीज, और वो रच बस गया, और वो उस भारतीय विरासत, भारत, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है, और किसी के साथ भी कोई भेदभाव। मुगलों को गलत ठहराने का मतलब ये नहीं कि यहाँ के मुसलमानों को गलत कहा जा रहा है, मुसलमानों के लिए कुछ भला बुरा कहा जा रहा है। एक आक्रांता के लिए किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए सिंपैथी। इतिहास सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। कितना कहा जाए, आज ज्यादा बातें न कहते हुए राणा प्रताप की जयंती पर सत सत नमन उनको। भारत में इनके जैसे महापुरुष पैदा होते रहे, इनके जैसे लोगों की ही दरकार है, जिससे नैतिक बल प्राप्त करके यह देश आगे बढ़ता रहे, अपनी विभिन्न नैतिक ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे। इसी कामना के साथ राणा प्रताप को सत सत नमन। और साथ में अंत में मैं यह भी स्थापित कर दूं कि जो कविता शुरू में मैंने कहा, राणा प्रताप का तलवार, राणा प्रताप का भाला आज के समय में सामान्य आदमी के पास उठाने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि सामान्य जो पहलवान भी हैं, उस भाले को नहीं चला सकते, उस तलवार को नहीं चला सकते। वह वीर पुरुष जब नैतिकता पर आमने सामने जब होता था लड़ाई में, तो वह युद्ध की नैतिकता, मुगलों की नैतिकता तो अलग थी, मैं बता चुका हूं, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। और उस धर्म युद्ध में, उस नैतिकता के युद्ध में राणा की तलवारें खून की प्यासी होती थी, जिसको श्याम नारायण पांडे और कई सारे कवियों ने अलग अलग तरीकों से कविता में कहा, और किस प्रकार से वह जो है अरि की सेना पर टूट कूट कर, झपट झपट कर मारे थे। बहुत अलग अलग है, उसको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं कि आप टूट करके मार करिए, झगड़ा करिए। आज के कोई, सबका अलग धर्म है। भारतीय सेना जहां टूट के मारने का काम है वो कर रही है,
वो प्रेरणा लेनी, वो नैतिकता लेनी है कि हम कितने नैतिक थे, हमारे वीर योद्धा कैसे थे, उनसे नैतिकता लेनी है। ये इतिहास लिखने वालों की बीच बीच में जो यह बताते हैं कि बहुत राजपूत खराब थे, फलाना सब खराब थे, भारतीय सब आपस में लड़ाई करते थे और जो मुगल आए वो बहुत बढ़िया थे, इनसे सतर्क होने की जरूरत है। और जो ये इतिहास लिखे उसको पढ़िए और पढ़ करके समीक्षा करिए, क्या क्या बातें की जाती है। आम जन की बात खत्म, आम संस्कृति की बात खत्म। आपके यहाँ जो लोक परंपराएं हैं, जैसे आप त्योहार मनाते थे, जो चीजें चलती थी आपके गांव में, समाज में, बहुत सारी चीजें, उससे कोई मत लेना देना नहीं। आपके जो खान पान थे उसका कोई इतिहास नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुगलई व्यंजन का। तो इस दोहरे रवैये को काटना है, हमेशा इस पर तैयार रहना है और समीक्षा करने की जरूरत है। विचारों की क्रांति होनी चाहिए। पढ़िए, इस भारत भूमि यह पवित्र भूमि है, यह त्याग और बलिदानियों की भूमि है, इसके यह समावेश की भूमि है, यह वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है, यह सबको समाहित करने की भूमि है। तो इसलिए इसको अपनी नैतिकता पर जाना होगा। वेदों में लिखे, उपनिषदों में लिखे और अपनी परंपराओं में आए ऋषि मुनियों की बातों को इस भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनाना और उस नैतिकता को मानना होगा। राम, सीता, कृष्ण में हमें अपनी नैतिकता खोजनी होगी। धन्यवाद। जय राणा प्रताप।